जय हिंद दोस्तों। आज की आंसर राइटिंग की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग यूपी गवर्नमेंट की एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉलिसी यूपी स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी पॉलिसी पर आधारित मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दिया हुआ था। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे, फिर उसके बाद कैसे आंसर राइटिंग करनी है, क्या फॉर्मेट होगा, उसको भी बहुत डिटेल में समझते हुए इस पूरी पॉलिसी को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, जीएस पेपर 5 और पेपर 6 के अंतर्गत इस पूरे टॉपिक से पॉलिसी पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे। लगभग करीब 4 प्रश्न आपके जीएस 5 में आपको और 5 या 6 प्रश्न आपको जीएस 6 में दिख जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली पॉलिसी आधारित दिए गए थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को ये जो पूरी सीरीज चल रही है इसको लगातार फॉलो करना पड़ेगा, प्लस लगातार नोट्स बनाते चलने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, जो क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्कस द उत्तर प्रदेश स्पोर्ट पॉलिसी 2023। प्रश्न बेहद क्लियर है, ध्यान रखिएगा। हम लोग जब भी प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न को ब्रेक करेंगे इसके अलग अलग पार्ट्स के अंतर्गत। ये काम आपको सीखना पड़ेगा। जैसे कि यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यहां पर प्रश्न का जो पहला पार्ट है वो बहुत क्लियर कह रहा है कि डिस्कस द उत्तर प्रदेश स्पोर्ट पॉलिसी 2023, कि उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 की चर्चा करिए। लेकिन प्रश्न यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, कह रहा है एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन टैलेंट डेवलपमेंट इन रूरल एंड द अर्बन एरियाज। इस पॉलिसी का प्रभाव किस चीज पर? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिभा विकास पर कैसे पड़ रहा है, यह भी आपको मेंशन करना है। तो प्रश्न के दो कंपोनेंट है, प्रश्न के दो पार्ट है, इस बात को बहुत अच्छे से समझो। अगर ये बात आप समझे तभी जो क्वेश्चन की रियल डिमांड है वो आप फिलफिल कर पाओगे, नहीं तो आपका आंसर जो होगा वो केवल भटकाव के अंतर्गत लिखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन की डिमांड आप समझ गए कि यहां पर क्वेश्चन के दो पार्ट आप लोगों से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को लिखना। भाई, ऐसे प्रश्नों का इंट्रोडक्शन कैसे देना है? तो पॉलिसी पर आधारित जितने भी प्रश्न हमने डिस्कस किए अभी तक, मैंने आपको हर क्लास के अंतर्गत करीब करीब 3-4 इंट्रोडक्शन तो बताया ही बताया है। यहां पर भी हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, इंट्रोडक्शन लिखने का सबसे सिंपल तरीका यहां पर यह है कि आप चाहो तो जो पॉलिसी का उद्देश्य है आप उसको बताते हुए यहां पर एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अच्छा, एक बात और समझो भाई, मानो आपने यूपी स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक बात बताओ कि यूपी स्पोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या बातें शामिल हो सकती है, तो अगर हम उसका एक केवल गेस करें, एजम्पशन करें, तो हम लोग कुछ पॉइंट्स निकाल लेंगे बहुत इजीली। जैसे कि देखो भाई, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये इसी जनरल पॉइंट्स पर आधारित दिया गया है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स नीति 2023 का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ध्यान देना, क्योंकि प्रश्न में ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिभा विकास पर प्रश्न पूछा गया है, तो आप इंट्रोडक्शन में इस बात को मेंशन कर दो कि ये जो पॉलिसी है ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे राज्य में एक व्यापक खेल इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती है, एक व्यापक खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना चाहती है। इस पॉलिसी का जो प्राथमिक उद्देश्य, जो प्राइमरी गोल है वो क्या है? तो खेल के बुनियादी ढांचे, मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना, जैसे कि स्टेडियम हो गया, कोचिंग सेंटर्स हो गए। कोचिंग सेंटर मतलब इन द सेंस हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हो गए, स्पोर्ट्स सेंटर हो गए, वो प्लस कोचिंग मानकों में सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना, और जमीनी स्तर से लेकर के शीर्ष स्तर तक हर लेवल पर प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका पोषण करना, ये इस पॉलिसी का बेसिक उद्देश्य है। किसी भी राज्य में, दुनिया के किसी भी राज्य में अगर स्पोर्ट पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसका बेसिक गोल यही होगा जो यहां पर लिखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है। अगर आपने नहीं भी चीजें पढ़ी है ना, तो आप इंट्रोडक्शन तो बहुत इजीली लिख सकते हो। इसके बाद और समझो भाई, और यहां पर क्या इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है? तो देखो, चाहो तो आप ये इंट्रोडक्शन दे लो, या फिर अगर आप चाहो तो दूसरा इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो। जैसे कि मैंने बार बार कहा आप लोगों से कि भाई जो नेशनल लेवल का जो टारगेट है आप उससे कुछ कुछ मैच कराते हुए चीजों को लिख सकते हो। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, यहां पर लिख रहा है कि केंद्र सरकार की पहल जैसे कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया ने खेल और फिटनेस इकोसिस्टम पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव को डाला है, लेकिन चूंकि स्पोर्ट क्या है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो राज्य का एक विषय 7वीं अनुसूची में अंतर्गत स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए
सकारात्मक प्रभाव लाने की विशेष शक्ति राज्य सरकार के पास है। इसे सफल बनाने के लिए यूपी सरकार के द्वारा यूपी स्पोर्ट पॉलिसी 2023 लेकर के आया गया, जो कि केंद्रीय और राज्य स्तर के संसाधनों का इष्टतम ऑप्टिमल एफिशिएंट यूज या फिर यूटिलाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। देखिए कितना बेहद शानदार तरीके से इंट्रोडक्शन को गढ़ा गया है। आपने या तो पॉलिसी का जो बेसिक उद्देश्य था आपने उसको मेंशन करते हुए इंट्रोडक्शन लिखा, या फिर आपने सेंटर गवर्नमेंट मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे लक्ष्य जो टारगेट है उस टारगेट से मैच कराते हुए अपनी एक इंट्रोडक्शन यहां पर दे दिया। और भी आप कुछ इंट्रोडक्शन यहां पर मेंशन कर सकते हो, जैसे कि भाई ये जो पूरी पॉलिसी उसका उद्देश्य क्या है, तो प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता की खोज में, ठीक है, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एक्सीलेंस के खोज में एथलीटों को सुविधा प्रदान करके उत्तर प्रदेश के भीतर एक संपन्न समावेशी स्पोर्ट्स इकोसिस्टम स्थापित करना और खेल और सक्रिय जीवन शैली की संस्कृति को बढ़ावा देना और दूरगामी लाभों के साथ साथ एक खेल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना यहां पर शामिल है। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ऐड कर दिया गया जो कि आप लोग को नया दिख रहा होगा कि स्पोर्ट इंडस्ट्री की बात की जा रही है, खेल उद्योग की बात की जा रही है। हम डिस्कस करेंगे खेल उद्योग क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्लस आप यहाँ पर एक पॉइंट और देख रहे हो। अच्छा देखो, जो पहला इंट्रोडक्शन आपने देखा और जो आप ये वाला इंट्रोडक्शन देख रहे हो थर्ड वाला, दोनों इंट्रोडक्शन में हम उद्देश्य को ही बता रहे हैं, लेकिन पहला इंट्रोडक्शन जनरल पॉइंट्स को अपने में शामिल करता है, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन वो भी है। लेकिन जो थर्ड इंट्रोडक्शन है वो जनरल के साथ साथ पॉलिसी में जिन चीजों के बारे में बात किया गया उसको भी मेंशन करता है, जैसे कि खेल उद्योग की बात हो गया, प्लस ये एक सक्रिय जीवन शैली की बात करता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को शामिल करते हुए आप एक इंट्रोडक्शन यहाँ पर ये भी दे सकते हो। तो देखिए 3 बेसिक इंट्रोडक्शन का एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूं। आप भी इस प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखना सीखो। ये तो बेसिक पॉइंट्स हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के नाम दिए गए जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आप चाहो तो एक बार देख लो, ना चाहो तो मत देखो, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये कहीं पूछेगा नहीं, ना तो आप लोगों को बहुत लिखने की आवश्यकता है। जैसे कि कह रहा कि मेजर ध्यानचंद हो गए हॉकी से, हॉकी के जगबीर सिंह हो गए, गौस मोहम्मद टेनिस के, अन्नूराज सिंह शूटिंग के, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार क्रिकेट के, ये सब खिलाड़ी क्या है, यूपी के इसी क्षेत्र से निकल करके एक चैंपियन के रूप में स्थापित हुए हैं। तो इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य कि हम भविष्य में ऐसे ही अन्य खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर पाए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों से बहुत क्लियर कहा कि प्रश्न की 2 डिमांड है। अगर मैं मेन बॉडी की बात करूं तो मेन बॉडी में हम लोग को लिखना क्या है इस बात को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। देखो पहला तो पॉइंट हम लोग को यहां पर ये लिखना है कि भाई ये पॉलिसी है क्या, क्योंकि प्रश्न ही पूछा है कि डिस्कस द पॉलिसी, आपको पॉलिसी के बारे में चर्चा करनी है, ठीक है। तो पॉलिसी के बारे में बहुत कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप पॉलिसी के प्रावधान बता दो, या फिर पॉलिसी का जो उद्देश्य है, जो पॉलिसी का गोल है, आप उसको भी यहां पर मेंशन कर सकते हो। सेकेंड, जो पार्ट मेन बॉडी के अंतर्गत आपको इंक्लूड करना है वो ये है कि किस प्रकार से ये पॉलिसी रूरल और अर्बन क्षेत्रों में, ठीक है, टैलेंट डेवलपमेंट, ठीक है, प्रतिभा विकास में अपनी भूमिका को निभा रही है। तो आपके मेन बॉडी के 2 पार्ट होंगे, ध्यान रखिएगा आपको दोनों ही पार्ट मेंशन करने हैं। इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच अपनाओगे तो एक स्ट्रक्चर मेन बॉडी में हम लोग और शामिल कर सकते हैं। वो स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, हम लोग चाहे तो टेबुलर फॉर्मेट का प्रयोग करें और टेबुलर फॉर्मेट बना करके हम यहां पर ये बताएं कि ये जो पॉलिसी है इस पॉलिसी के प्रावधान क्या है और वो प्रावधान किस प्रकार से ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में टैलेंट डेवलपमेंट में अपनी भूमिका को निभा रहा है। आपने टेबुलर फॉर्मेट बनाया, आपने टेबल बनाया, एक कॉलम में आप पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं और वो पॉलिसी का जो प्रोविजन है, वो जो प्रावधान है, वो किस प्रकार से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टैलेंट डेवलपमेंट में अपनी भूमिका को निभा रहा है। ये स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हो तो आपका आंसर बेहद सीमित शब्दों में और टू द पॉइंट यहां पर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से कुछ लोगों ने एटलीस्ट इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया होगा। अगर नहीं फॉलो किया है, एक सजेशन और है, अभी तक जिसने भी आंसर लिख करके सबमिट किया है वो दोबारा से इस फॉर्मेट में अपने आंसर को लिखने का प्रयास करें। देखो अब हम लोग यहाँ से आंसर राइटिंग की डिफरेंट अप्रोचेस पर शिफ्ट कर रहे हैं। एक मेन बॉडी हमने दिखा, चलो ठीक है, दूसरे तरह से लिखने का प्रयास करो ताकि भविष्य में अगर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर पहले से क्लिक करे।
ट्रस्ट की डिमांड केवल यहीं पर खत्म नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ध्यान समझिएगा, प्रश्न में एक बात बहुत क्लियर कह रहा है, डिस्कस, और हम लोगों ने हमेशा इस बात में चर्चा किया है कि अगर डिस्कस आपसे पूछे करने को, ठीक है, आपसे चर्चा करने को अगर कहा जाए, तो यहां पर हमको कुछ चैलेंजेस बताने होते हैं, चैलेंजेस या फिर कुछ इश्यूज यहां पर हम लोग को मेंशन करना। तो बहुत ज्यादा मत बताओ, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट में बता दो कि हाँ भाई ठीक है, ये पॉलिसी बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रही है, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, जो कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, वो ज्यादा देखने को मिलता है, या फिर मैं कहूं तो खेल इंडस्ट्री में सत्यनिष्ठा की कमी है, स्पोर्ट्स एथिक्स का अभाव है, ठीक है, इन समस्याओं के कारण से जो वास्तविक टैलेंट है वो उभर करके सामने नहीं आ पा रहा है। अगर आप देखोगे, आप में से बहुत सारे लोग क्रिकेट खेलते रहोगे बचपन में, क्रिकेट जो स्टेट लेवल की टीम सेलेक्ट की जाती है उसमें भी बहुत चीजें होती है, बहुत चीजें मतलब चलती है वहां पर, 2-5 इधर-उधर चीज चलती रहती है, ठीक है। तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस के कारण क्या हो रहा है ना, ये पॉलिसी सही प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। आप इसी बात को चैलेंज में मेंशन कर दो, आप इसी बात को इश्यू मेंशन कर दो, या फिर आप एक पॉइंट और इश्यू में डाल सकते हो कि इस पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए हमको जितने भी विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, कौन से स्टेक होल्डर है भाई, जैसे अगर मैं आपको स्टेक होल्डर का नाम यहाँ पर बताऊं, तो कुछ स्टेक होल्डर बहुत क्लियर तौर पे समझिएगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश का खेल विभाग सबसे पहला स्टेक होल्डर हो गया, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। दूसरा, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ यहाँ पर एक स्टेक होल्डर है, यहाँ पर जितने भी स्थानीय स्पोर्ट्स क्लब है वो स्टेक होल्डर है, यहाँ के जितने भी युवा, मतलब जितने भी युवा खिलाड़ी हैं वो एक स्टेक होल्डर है, सभी कोच, हर गेम को कोच करने वाला जो कोच होता है वो भी एक स्टेक होल्डर के तौर पर यहाँ पर शामिल है। तो ये सब चीजें यहाँ पर शामिल, तो मतलब कि इस पॉलिसी के सही प्रकार से इंप्लीमेंटेशन के लिए हमको सभी स्टेक होल्डर के व्यूज और ओपिनियन के साथ लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इस पॉइंट को भी चैलेंजेस या फिर इश्यू में मेंशन कर सकते हो। मेरा मेरा कहने का मतलब इतना है कि चैलेंजेस या इश्यू बताना कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप बेहद सिंपल फॉर्मेट में किसी भी चीज की चुनौतियां या फिर उसके संबंधित मुद्दों की चर्चा कर सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब देखो भाई, कह रहा कि इट्स इम्पैक्ट, अच्छा इम्पैक्ट में जनरली हमने ये बात डिस्कस किया कि हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। हम निगेटिव इम्पैक्ट को हटाएंगे, इसलिए हटाएंगे क्योंकि हम चैलेंजेस या फिर इश्यूज को ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। बातें क्लियर है? ठीक है, चलो भाई। तो ये रहा आपका पॉलिसी के संदर्भ में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये इंग्लिश मीडियम में भी कंटेंट है। आप लोग, अच्छा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान हो जा रहे हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं दे रहे हो। प्रैक्टिस करो चीजों को समझने की, हम अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं। वो अप्रोच अगर आप सीखोगे ना तो कंटेंट तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो कंटेंट की बहुत लोड नहीं है। बट फिर भी मैंने आप लोगों को ट्रांसलेशन करके यहाँ पर दे दिया है, चीजों को देख लीजिएगा। अब देखो भाई, आइए सबसे पहले यूपी स्पोर्ट पॉलिसी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे यूपी स्पोर्ट पॉलिसी को बताने के लिए कहा गया है। तो आप चाहो तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट का प्रयोग करके एक पेज में यूपी स्पोर्ट पॉलिसी को बता सकते हो। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे, मैंने लगभग सारे पॉइंट्स कवर करने का प्रयास किया ताकि एटलीस्ट मैं आपको सारे कंटेंट दे पाऊं। आप इसमें से 2-3 पॉइंट भूल जाओगे एग्जाम में, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो एक बार यहां पर पढ़ रहे हो अगर आप 10 पॉइंट, तो उसका 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप एग्जाम में लिख करके आओगे। इसलिए आप जब लिखने बैठोगे इस आंसर को, तो आपका सीमित शब्दों में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं एक एक करके पॉलिसी के प्रावधान पर आपसे चर्चा करता हूं, ध्यान समझना। देखो, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कैच देम यंग। मतलब क्या? जिन खिलाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों को सही उम्र में उनकी प्रतिभा को पहचानना सबसे जरूरी टास्क है। उम्र बीतने के बाद अगर प्रतिभा को पहचाना जाए तो उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सही उम्र में मतलब कम उम्र में प्रतिभा की पहचान करना, प्लस उनका वैज्ञानिक प्रशिक्षण करना। उनका वैज्ञानिक प्रशिक्षण बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ विश्व के बेहतरीन मॉडल जो भी स्पोर्ट इंडस्ट्री में फॉलो किए जाते हैं टैलेंट हंटिंग के लिए, या फिर मैं कहूँ तो ट्रेनिंग के लिए, उस बेहतरीन मॉडल का भी हमको अपने स्टेट में अनुसरण करना होगा। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है प्रतिभा को पहचानना और उसका वैज्ञानिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना। वैज्ञानिक प्रशिक्षण के लिए हम विश्व के जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, जो बेहतरीन मॉडल है, उसका अनुसरण करेंगे, और प्रतिभा पहचानने के लिए हम सही उम्र में टारगेट करेंगे। कैच देम एट यंग, मतलब कि सही उम्र में उनको पकड़ना। अच्छा, एक बात और समझिएगा, सही उम्र से मेरा मतलब बेहद क्लियर ये है कि ऐसा ना हो कि हम बहुत कम एज में ही उनको यहाँ पर शामिल कर ले। अगर बहुत कम एज में शामिल करेंगे तो कहते हैं ना बर्न आउट हो जाएगा, मतलब वो
उस एज तक आते आते उस स्पोर्ट्स या उस हॉबी से या फिर उस जॉब से बोर हो जाते हैं। तो इस समस्या से भी बचाव के लिए इस बात पर ध्यान यहाँ पर दिया जा रहा है विशेष तौर पर। इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन यही है। सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिएगा भाई, क्या है कि इस पॉलिसी के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि खेलों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो पाए, ठीक है, एक्सेसिबल हो, सभी स्पोर्ट्स लोगों तक एक्सेसिबल हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए शहरी मतलब अर्बन क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रतियोगिता संरचना का भी निर्माण होगा, मतलब एक कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा जिसका प्रयोग करते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो खिलाड़ी हैं वो सभी खेलों तक पहुंच को सुनिश्चित कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिसके इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, खिलाड़ी ले ही नहीं सकता, गरीब खिलाड़ी ले ही नहीं सकता है। तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस सिस्टम को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। प्लस इसके अलावा ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्कूलों में खेल नर्सरी की स्थापना की जाएगी, प्रत्येक जिले में एक जिला खेल केंद्र की स्थापना किया जाएगा, राज्य में खेल महाविद्यालय की स्थापना किया जाएगा, ठीक है। वाराणसी में अगर मैं बात करूं तो 30 से 35 हजार के दर्शक वाला एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण किया जाएगा। ये सब क्या है, ये सब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको किस पॉलिसी के अंतर्गत स्थापित करने की बात कही गई है। तो ये भी एक प्रोविजन आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रोविजन देखो भाई क्या है कि हम खेलों के माध्यम से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि खेलों के माध्यम से हम समावेशिता पर बात कर रहे हैं, हम इंक्लूसिवनेस पर बात कर रहे हैं। मतलब खेल खेल केवल लड़कों का खेल नहीं है, यहां पर महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, पैरा एथलीट जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको भी यहां पर शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो स्वदेशी पारंपरिक खेल होते हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्वदेशी खेल रहे हैं, उनको भी हम नेशनल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने के लिए प्रयास यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा चूंकि जो यूपी का पूरा सिस्टम है, अगर आप ध्यान दोगे तो यूपी में क्या है, बहुत सारी नदियां, गंगा यमुना, यमुना की सहायक नदी हो गई आपकी, गंगा की सहायक नदियां हो गई, रामगंगा नदी हो गया, घाघरा, राप्ती, इन सभी नदियों के अंतर्गत हम जल क्रीड़ाओं मतलब वाटर स्पोर्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट वाटर स्पोर्ट्स पर बहुत ज्यादा काम कर रही है। इस बात को मैं बहुत क्लियरली इसलिए कह सकता हूं कि हमारे गोरखपुर के अंतर्गत क्या है, एक वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया, वहां पर बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रतियोगिताएं, जैसे कि नौकायन प्रतियोगिता भी रिसेंट में हुआ था वहां पर। इसके अलावा पैरासेलिंग, जेट स्कीइंग होता है, ठीक है, कैनोइंग, ऐसे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स पर भी सरकार यहाँ पर फोकस कर रही है, ठीक है। तो खेलों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्लूसिवनेस पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये पॉलिसी केवल खेल की बात नहीं करती है, ये बात ये करती है कि खेलों के माध्यम से महिलाओं को, पैरा एथलीटों को, स्वदेशी पारंपरिक खेलों को, इनको भी हम मुख्य धारा के अंतर्गत शामिल कर पाए। इसके अलावा जितने भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण अभी यहाँ पर आपने देखा था कि भाई हम क्या करेंगे, हम स्कूलों में खेल नर्सरी की स्थापना करेंगे, हम जिला खेल केंद्र की स्थापना करेंगे, हम खेल महाविद्यालय की स्थापना करेंगे। इसके लिए हम निजी निवेश को प्रमोट कर रहे हैं। कैसे, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, पब्लिक एसोसिएशन पार्टनरशिप हो गया, पब्लिक फेडरेशन पार्टनरशिप हो गया, इनके माध्यम से हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देकर के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक बेहद अच्छा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को डेवलप करने पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिए भाई, खिलाड़ी, जो भी खिलाड़ी है या फिर मैं कहूँ तो जो भी कोच है, खिलाड़ी और कोच दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, बेहतर उपलब्धियों के लिए उनको मान्यता दिया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए और उनको प्रोत्साहन मतलब इंसेंटिव प्रदान किया जाए। जैसे कि खिलाड़ियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मण पुरस्कार हो गया, जूनियर प्लेयर्स के लिए लवकुश पुरस्कार यहाँ पर हो गया। इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी और जितने भी कोच हैं उनके लिए आयुष्मान योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। इस बात को भी इस पॉलिसी के अंतर्गत शामिल किया गया है। और देखो क्या शामिल किया गया है, ये पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और कवर करती है, वो कहती है यह है कि हम फिट यूपी की टारगेट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। फिट यूपी क्या है भाई, कि हम सभी के लिए स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करेंगे, ठीक है। सभी के लिए स्पोर्ट्स कल्चर का मतलब यह है कि उसमें एज लिमिट की ध्यान नहीं रखी जा रही है। आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट मत करो, लेकिन आप अपने आप को फिट करने के लिए एटलीस्ट एक सक्रिय जीवन शैली को फॉलो करो, में स्पोर्ट्स की भूमिका होगी। और इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत डेली मिनिमम 40 मिनट का खेल प्रशिक्षण शामिल किया जा रहा है। ये यूपी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 कहती है। और क्या कहती है, कहती है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक स्पोर्ट इंडस्ट्री को डेवलप करने पर कार्य कर रहे हैं। कैसे डेवलप करेंगे, तो आपने देखा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में स्पोर्ट्स
इक्विपमेंट्स के निर्माण को प्रमोट किया जाता है। ठीक है, तो ओडीओपी जैसी योजनाओं का लाभ उठा करके हम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत स्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब का निर्माण करने वाले हैं। इसके साथ साथ स्पोर्ट इक्विपमेंट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, सर्विसेज हो गया, इनमें कंपनियों और स्टार्टअप्स को प्रमोट हम करने वाले हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, कि आप आइए और यहाँ पर इस क्षेत्र में काम करना स्टार्ट करिए। इन सब के अलावा ये पॉलिसी नवीन टेक्नोलॉजी पर भी डिपेंडेंट है, उसको भी यहाँ पर फॉलो करना प्रारंभ करती है। जैसे कि ये कहती है कि हम अपने यहाँ पर ई स्पोर्ट्स को भी शामिल करेंगे। ई स्पोर्ट्स का मतलब क्या हुआ, वही ऑनलाइन गेमिंग हो गया आप लोगों का। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग की यहाँ पर बात की जा रही है, वीडियो गेमिंग की बात की जा रही है। तो ई स्पोर्ट्स पर भी ये पॉलिसी ध्यान केंद्रित करती है और कहती है कि युवाओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए सबसे सिंपल साधन है ई स्पोर्ट्स। और अपनी खेल नीति में पूरे भारत में ई स्पोर्ट्स को शामिल करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस पॉलिसी के प्रावधान के तौर पर शामिल किए गए हैं। ध्यान देना, आपसे प्रश्न पूछा गया था पॉलिसी क्या है, आपने पॉलिसी के बारे में यहां पर एक फ्लो डायग्राम बना करके ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर दी जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए थे। इसीलिए मैंने खुद इस बार फ्लो चार्ट बनाया आप लोगों को कि देखो भाई फ्लो चार्ट ऐसे बनता है, ऐसे आप लोगों को काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से लिखोगे तो आप लोगों को नंबर एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, और देखिए कुछ पॉइंट समझिए आप लोग। अच्छा, ये तो आप लोगों का हो गया भाई पॉलिसी के बारे में। इसके अलावा ये पॉलिसी करती क्या है, तो इस पॉलिसी का फोकस ये है कि ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एक व्यापक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को डेवलप करेगी। इसके अलावा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग मानकों, मतलब जो ट्रेनिंग के पैरामीटर्स है उनमें वृद्धि करने का टारगेट रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव डालने वाली है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वंचित क्षेत्रों में खेल सुविधाओं की स्थापना कर रही है ये पॉलिसी। ठीक है, ये पॉलिसी क्या कर रही है, ग्रामीण खेलों और स्थानीय खेल परंपराओं को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा होनहार ग्रामीण एथलीटों को प्रशिक्षण और प्रतियोगिता तक पहुंच के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों में खेलों पर जोर दिया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं का निर्माण हो सके। यही सारे पॉइंट्स आपने अभी तक पॉलिसी में पढ़े थे। आपको बस उन्हीं पॉइंट्स के साथ साथ बताते चलना है कि ये पॉलिसी इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। ये पॉलिसी इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रही है। ये पॉलिसी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वदेशी खेलों को प्रमोट करते हुए उसको भी पहचान यहाँ पर दिलाने का प्रयास करने वाली है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कैसे प्रभाव डाल रही है, तो विभिन्न कोचिंग कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, खेल नर्सरी की स्थापना की जा रही है। इन सब के अलावा ई स्पोर्ट्स पर ये पॉलिसी ध्यान केंद्रित करती है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करने हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संदर्भ में। बात क्लियर है? देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पर और दिखाता हूँ। गवर्नमेंट की अगर मैं स्पोर्ट पॉलिसी की बात करूँ तो इस गवर्नमेंट की स्पोर्ट पॉलिसी में एक पॉइंट बेहद क्लियर लिखा हुआ है। मैं इसको आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ तो आप लोगों को मजा आएगा चीज़ों को देखने में भी। ठीक है, अच्छा एक बात, ये पॉलिसी भाई रोजगार को तो बढ़ावा दे ही रही है, कोच बढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं कि खिलाड़ियों को भी पेंशन और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन आयुष्मान भारत के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। अच्छा, इस पॉलिसी में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पर दिया ही गया अलग से, ये पॉलिसी किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भागीदारी को सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ही पॉलिसी है, गवर्नमेंट के साइट से मैंने डाउनलोड किया है, ध्यान दीजिएगा। क्या ना कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो स्वाभाविक रूप से फिट और पुष्ट होते हैं। ये बात सच्ची है कि जनरली जो खिलाड़ी निकलते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आते हैं। ठीक है, बुनियादी सुविधाओं, कोचिंग और अनुभव की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में एथलीट अवसरों से चूक जाते हैं। यदि उन्हें सही प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाए तो वे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। इन्हीं समस्याओं पर फोकस करते हुए ये पॉलिसी इन सब क्षेत्रों में कार्य करती क्या ये, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालयों में प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, मतलब हर स्कूल में जहां पर भी अधिक संख्या में विद्यार्थी होंगे एक फिजिकल टीचर के अपॉइंटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा खेलो इंडिया सेंटर जैसी योजनाओं के माध्यम से खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, वहां पर योग्य प्रशिक्षक मौजूद रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा खोज का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, खेल अकादमियों में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और उन्हें वित्त पोषण भी किया जाएगा। ये बात गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट में खुद ही मेंशन है। ठीक है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट में खुद ही मेंशन है। तो इन पॉइंट्स को भी आप अपने आंसर में शामिल कर सकते हो कि ये पॉलिसी किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देती है। प्लस स्वदेशी खेलों को तो शामिल करना ही करना, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्वदेशी खेलों में
बहुत पारंगत होते हैं। प्लस इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, जल क्रीड़ाओं की भूमिका बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी मेंशन करेगा अपने आंसर राइटिंग में, ठीक है। तो ये तो आप लोगों का आंसर राइटिंग का एक स्ट्रक्चर होगा। अब अच्छा एक बात और समझो भाई, देखो अभी जो आप लोग ये आंसर राइटिंग यहाँ पर कर रहे हो इस पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को कंटेंट बाइलिंगुअल रखा जा रहा है, क्लासेस रखी जा रही है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। पॉलिसी पर हमने 15 डेडिकेटेड क्लास आपसे टारगेट किया हुआ है। इसके अलावा हमने करीब 50 क्लास यूपी स्पेशल 5 एंड पेपर्स के लिए ऑलरेडी आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है। तो लगातार मीन्स के लिए हम एक एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा, एक प्रयास आपको भी करना पड़ेगा, और वो प्रयास ये है प्रयास डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यूपी पीसीएस मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए सबसे शानदार बैच है। 26 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने बहुत सारे बैचेस के स्टार्ट करा चुके हैं, हम बहुत लंबे समय से करा रहे थे, ठीक है। 4-5 मंथ के तो ये बैच हो ही चुके हैं, और 26 जनवरी से जब ये बैच स्टार्ट होगा तो आप लोगों को डेली 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। 25 दिन तक ये बैच चलेगा। इसकी जो फीस है वो 999 रुपए है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाइलिंगुअल बैच है। बैच के अंतर्गत आप लोग क्या होगा, तो आपका कॉपी वैल्यूएशन किया जाएगा, प्लस आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा, और मॉडल आंसर एक डेडिकेटेड टीम आपके लिए तैयार करती है। आप यहाँ पर मॉडल आंसर देख ही रहे हो, ये जो कंटेंट्स आप देख रहे हो, कंटेंट्स हम लोग बना रहे हैं, और बहुत एफर्ट करके ऐसे कंटेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर करो, मतलब जितने लोगों ने अभी तक प्रयास से नहीं इनरोल हुए, प्रयास नहीं कर रहे हो, मैं फिर से कहूंगा प्रयास से जुड़िए, डेली आंसर राइटिंग करिए। आपको एक मोटिवेशन की एक रिक्वायरमेंट है, आपको एक पुश की रिक्वायरमेंट है, और वो पुश आपको प्रयास बैच के अंतर्गत मिलता है, ठीक है। अच्छा, हमने अभी मेन बॉडी समझ लिया, अब हमको समझते हैं अच्छा चैलेंजेस और इश्यूज। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैसे लिखना है। कुछ कंक्लूजन देख लो, कैसे कंक्लूजन हम लोग लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, जैसे कि नीति में एक मजबूत प्रतिभा खोज प्रणाली और राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ साझेदारी का भी प्रस्ताव है, ताकि युवा एथलीटों को उच्च स्तर पर प्रदर्शन और अवसर मिल सके। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके उत्तर प्रदेश खेल पॉलिसी अधिक समावेशी, प्रतिस्पर्धी और विविध खेल संस्कृति बनाने में मदद कर सकती है। मतलब क्या, इंक्लूसिव, कॉम्पिटिटिव एंड डाइवर्स स्पोर्टिंग कल्चर को हम डेवलप करने के लिए इस पॉलिसी का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। एक एक कंक्लूजन आप खुद और पढ़ लो, क्या कह रहा है कंक्लूजन में, कि यूपी स्पोर्ट पॉलिसी 2023 को यूपी को स्पोर्ट्स प्रमोशन और डेवलपमेंट में एक लीडर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस नीति में उल्लेखित पहलों और विचारों के कार्यान्वयन से खेल कौशल के एक नए युग की शुरुआत होगी। इसमें यूपी को चैंपियन राज्य के रूप में मान्यता दी जा सकेगी, और एक ऐसे राज्य के रूप में भी जो खेल को अपनी सक्रिय जीवन शैली के हिस्से के रूप में अपनाएगा। हम केवल खेल के तौर पर स्थापित नहीं हो रहे, हम आम लोगों के अंतर्गत भी एक सक्रिय जीवन शैली पर काम कर रहे हैं। ये पॉलिसी इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फिट यूपी के कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे बढ़ती है। तो ऐसे आप कंक्लूजन अपने आंसर को यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कि देखिए हमने अभी तक जितने पॉइंट डिस्कस किए वो सारे पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैं आपसे फिर कहूंगा, आंसर राइटिंग करने के लिए इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉलो करिए, बहुत नंबर मिलेगा। ये पीडीएफ में आप लोगों को जो हमारा टेलीग्राम चैनल वहां पर शेयर कर दूंगा। प्रयास बैच से जुड़ने के लिए आप जो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहां पे कॉल कर लीजिए और बैच से इनरोल हो जाइए, ठीक है। सीट बहुत लिमिटेड है क्योंकि हमारा ये मिड बैच है, मतलब एक बैच हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, उसके बाद कुछ स्टूडेंट छूट जाते हैं, केवल उनके लिए हम एक सेकंड बैच स्टार्ट करते हैं जो कि आपका ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करिए, आंसर राइटिंग करिए। कोई भी समस्या आती है तो आप लोग इस वीडियो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करिए, आपने ये आंसर लिखा कि नहीं लिखा कमेंट सेक्शन में बताओ। प्लस ये पूरी क्लास कैसी लग रही है, कैसा आपका फीडबैक है, क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हो मेंस में, और किस क्षेत्र में आपको कमी देखने को मिल रहा है, आप चाहते हो कि मेंस में सर इस डायमेंशन को भी कवर किया जाए, इस पेपर को भी कवर किया जाए, तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।